स्लिप डिस्क क्या होता है? सडन वेट लिफ्ट करते हैं, जिम में लोग वेट लिफ्ट करते हैं या कुछ वजन उठाते हैं तो एकदम वो सरक जाता है। स्पाइन रिलेटेड जो भी डिजीज होते हैं उनके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? दोनों पैरों का ताकत कम भी हो सकता है, पूरा भी जा सकता है। सचिन तेंदुलकर को भी वो गैप है। ओवर लिफ्टिंग करके बॉयज अपनी स्पाइन को खराब कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट पे हम जानेंगे स्पाइन के बारे में, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी कहते हैं हम जिसको। इसके डिजीज क्यों होते हैं और इससे हम इन बीमारियों से बचे कैसे। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर राजेश सेडमकर, जो कि पिछले 25 ईयर से स्पाइन रिलेटेड ऑर्थो रिलेटेड सर्जरीज कर रहे हैं। मिनिमम 50,000 अराउंड सर्जरीज कर चुके हैं और कई लाइफ बचा चुके हैं। एक्सीडेंट रिलेटेड हो या कुछ भी डैमेज होता हो, बोन्स रिलेटेड हो या स्पाइन रिलेटेड, वो कई सर्जरीज करके कई लाइफ बचा चुके हैं। तो हमारे मोस्ट वेलकम टू आवर गेस्ट डॉक्टर राजेश सेडमकर। थैंक यू। मैं डॉक्टर राजेश सेडमकर, स्पाइन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, गुरुनानक हॉस्पिटल और सेडमकर हॉस्पिटल में रहता हूँ मैं। धन्यवाद आपको यहाँ पे आने के लिए, धन्यवाद। तो सर हम आज डिस्कस करेंगे कंप्लीटली स्पाइन के बारे में और स्पाइन के रिलेटेड जो भी डिजीज होते हैं उसके बारे में, और स्पाइन को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। स्पाइन के बारे में आप बताइए। स्पाइन एक ऐसा ऑर्गन है, मतलब एक वर्टिब्रा बोलते हैं इसको, उसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं जी। तो रीढ़ की हड्डी की वजह से अपना स्टेट ठहर सकते हैं, साइड में बेंड कर सकते हैं, या तो हम पीछे घूम के देख सकते हैं। एक साइकिल के चेन के जैसा होता है, तो जो टुकड़ों में बटा है, यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं। और एक 32 बोन के टुकड़े से बनता है ये उसके झुकने में, आगे झुकने फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है। दूसरे बोन्स स्टिफ होते हैं, इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है। तो इसके वजह से हम एक स्प्रिंग रहता है ना, स्प्रिंग के जैसा रहता है। तो आप ऊपर से कूदे तो भी आपको शॉक ऑब्जर्व करता है ये, और या गिरे तो भी किधर भी घूम सकता है आदमी, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। नहीं तो अकड़ के चलना पड़ता था। अदर बोन्स के कंपैरेटिव में ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। स्प्रिंग समझ लेके चलो, ये बॉडी में एक स्प्रिंग होता है जी। उसके वजह से ये हम झुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, पीछे देख घूम सकते हैं। तो ये स्पाइन होता है। तो सर ये स्पाइन में जो डिस्क होता है ना, वो डिस्क क्या होता है? डिस्क एक स्प्रिंग के बीच में एक जेल होता है, जो भी कवर होता है उसके, एनुलस बोल के उसका कवरिंग रहता है, बीच में एक जेल रहता है। तो जेल की वजह से अपने को शॉक ऑब्जर्व होता है। एक दो बोन के बीच में एक जेल रहता है, वो जेल मतलब ये अपना गद्दे का स्पॉन्ज रहता है ना, स्पॉन्ज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो देख सकते हैं डिस्क, इसके बीच में एक जेल हो सकता है और उसके ऊपर एक न्यूक्लियस और एनुलस बोल के बोलते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है, दोनों बोन के बीच में प्रोटेक्ट करता है, जैसा स्प्रिंग के जैसा आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। तो ये इसे हम डिस्क कहते हैं। तो सर ये स्पाइन के डिवीजन कौन से होते हैं? स्पाइन के डिवीजन मतलब आगे एक बोन होता है, पीछे उसके सपोर्ट रहते हैं। और क्यों सपोर्ट रहते होता है? आगे पीछे नहीं होना, एक दीवार के जैसा रहता है। ये जो पीछे है ना, ये सभी जॉइंट्स रहते हैं जो घूमते हैं, और वो आगे एक के ऊपर एक आगे पीछे नहीं होना बोल के उसको लॉक रहता है पीछे। अभी जो जॉइंट्स है ना, इसकी वजह से किधर भी घूम सकता है ये। और जो लॉक रहता है, लॉक के वजह से अब एक के बोन के ऊपर एक फिक्स रहता है, आगे पीछे नहीं होता है। तो उसके बीच में जो अब ये कैनाल दिखा रहे हैं, उसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, वो जो ब्रेन से निकलता है, नर्व्स वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर। नर्व आके वो तो अभी ये स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो ब्रेन से आता है। वो ये मेन अपना बॉडी का मूवमेंट, या अपन हाथ उठाते हैं या हाथ कोई भी ऑब्जेक्ट को पहचानना होता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड से ये सभी जगह डिवाइड होते जाते हैं। जैसे 32 तरीके से ऐसा नर्व्स बनते हैं। नर्व की वजह से अपने को सब मालूम होता है, तो धूप है, छांव है, गर्म है, ठंडा है, सब इसके अंदर मालूम है। तो अभी आपने बताया कि डिस्क के बारे में, तो ये स्लिप डिस्क क्या होता है? स्लिप डिस्क ये होता है, ये जो बोन्स के पीछे जो स्लिप अपने बताए थे अपन, वो ज्यादा प्रेशर होने की वजह से, या एकदम सडन वेट लिफ्ट करते हैं, जिम में लोग वेट लिफ्ट करते हैं या कुछ वजन उठाते हैं, तो एकदम वो सरक जाता है। जगह पे से सरक जाता है। मतलब स्लिप डिस्क अलग है, हर्निएशन डिस्क अलग है। हर्निएटेड बोले तो अंदर का जेल बाहर आता है, तो बाहर आके नस को दबाता है। स्लिप डिस्क बोले तो ये बाहर जगह से बाहर निकलता है, उससे आप प्रेशर भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है।
तो दोनों में फर्क है, स्लिप डिस्क और हर्निएटेड डिस्क में फर्क है। तो ये सर स्पाइन रिलेटेड जो भी डिजीज होते हैं कि उनके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? स्पाइन में बहुत सारे डिसीज है। एक तो एक इंजुरी है, भी एक्सीडेंट होता है, ऊपर से गिरते हैं, उसके सिम्टम्स अलग है। एक तो ज्यादा काम करके, जो काम करके वजन उठाते हैं, उसके अलग है। उसमें बहुत तरीके से डिसीजेस है स्पाइन में। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है? बैक पेन रहता है, उसमें कमर दर्द होता है। और इससे भी ज्यादा डेंजरस होता है पैरों में खींचाव, एक पैर में खींचता है। उससे ज्यादा होता है झुंझुना, जो चूंटियां भरते बोल के बोलते हैं ना, उससे ज्यादा वो सिम्टम होता है। पैरों में सुनपन आ जाता है, या तो 10 मीटर से ज्यादा चल नहीं पाते, एकदम रुकना पड़ता है, 10 मिनट रुके फिर चलना पड़ता है, ये कॉमन है ये। और सुबह उठते ही स्टिफनेस बहुत रहता है। अगर कुछ स्पाइन का प्रॉब्लम है तो सुबह उठते ही एकदम कमर दर्द रहता है, स्टिफनेस रहता है, या नेक पेन रहता है। ये सारे इनिशियल सिम्टम्स है, जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेटर सिम्टम अगर आप ये सिम्टम्स इग्नोर करते हैं तो जा जाके पैराप्लीजिया, मतलब दोनों पैरों का ताकत कम भी हो सकता है, पूरा भी जा सकता है। तो ये एक्सट्रीम केसेस में होता है। हम जो नेग्लेक्ट करते हैं ना, डिस्क या बैक पेन को नेग्लेक्ट करते हैं, वो जाके आगे वो पैरालिसिस में तब्दील हो जाता है। तो सर ये स्पाइन रिलेटेड जो भी डिजीज होते हैं उसका रीजन क्या है इसलिए? मेनली स्पाइन एक ऐसा है, उसको ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं स्पाइन को अपने बॉडी में। उसको एक तो स्ट्रांग रखना है और एक तो फ्लेक्सिबल रखना है। अब स्ट्रांग कैसे रखे बोलते हैं? स्ट्रांग खाना पीना, कैल्शियम रिच रहना है, और छोटे उम्र से 15-20 साल से एक्सरसाइज करना है, मसल्स को डेवलप करना है, बोन्स को डेवलप करना है। खाने में रिच प्रोटीन और कैल्शियम रिच डाइट खाने से ये स्ट्रांग रहता है। और एक्सरसाइज इज मस्ट, एक्सरसाइज तो कंपलसरी करना ही है। आजकल बहुत सारे लोग जंक फूड खा रहे हैं, वेट बढ़ते जा रहा है, और एक्टिविटीज ही नहीं है। एक्टिविटीज नहीं रहने की वजह से उसको यूज नहीं कर रहे हैं ज्यादा। जो बोन्स को हम ज्यादा यूज करते हैं 30 साल के अंदर, उतना दिन वो उसका सही बढ़ता है उसका। अब 30 साल के अंदर बच्चे लोग सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उसके वजह से बोन्स और वीक हो जा रहे हैं। और एक मेन रीजन क्या है? एक तो धूप में नहीं निकल रहे, वो तो आते ही एसी फैन जाते ही कार में बैठे, उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से अपना बोन्स वगैरह वीक हो रहे हैं, वो एक रीजन है। सेकेंड, अब इंजुरी होता है या मार लगता है या ऊपर से गिरते हैं या एक्सीडेंट होता है, उसमें फ्रैक्चर होके स्पाइनल कॉर्ड बन के पैराप्लेजिया भी हो सकता है। आपको यूरिन आए तो नहीं पता चलता है, मोशन आए तो नहीं पता चलता है, पैर नहीं हिलेंगे, एकदम बेड हो जाता है। वो एक्सट्रीम केसेस में होता है। तो ये सर टाइप्स ऑफ स्पाइन प्रॉब्लम्स कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमारे स्पाइन? स्पाइन में एक तो स्पॉन्डिलोसिस होता है, जो 45-50 के बाद बोन्स वगैरह वीक हो जाते हैं। एक को एक हड्डी घस के डीजनरेशन बोलते हैं, जैसा अपना बाल उजला होता है वैसा भी बोन्स वीक होते रहते हैं। उसके अंदर तो ये रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, कम होता है स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कम हो जाता है और मूवमेंट्स कम होते हैं, स्टिफनेस होता है, उसको स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। तो स्पॉन्डिलोसिस, बहुत सारे लोग स्पॉन्डिलोसिस मतलब बैक पेन है मतलब उसको स्पॉन्डिलोसिस से बोलते हैं। स्पॉन्डिलोसिस ऐसा वर्ड नहीं है, तो बैक पेन अलग है, स्पॉन्डिलोसिस अलग। बहुत लोग मिलकर स्पॉन्डिलोसिस है सर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोल के आते हैं। स्पॉन्डिलोसिस डिसीज मतलब जो एज के बाद होता है, 50 साल से पहले स्पॉन्डिलोसिस बहुत ही कम होता है, बहुत रेयर है। मतलब ये ओल्ड एज प्रॉब्लम है, यंग लोगों में नहीं होता है। यंग लोगों में अगर स्पॉन्डिलोसिस होता है या डायग्नोस करते हैं ना, दूसरा कुछ डिसीज रहता है, जैसे ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं, जो अपने ही अंदर के जो मैकेनिज्म, सेल मैकेनिज्म, जो अपने को बचाने के जो सेल्स रहते हैं, वही अपने दुश्मन होते हैं, उसको ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। जैसे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस होता है, इसमें बोन्स जल्दी घस जाते हैं और जल्दी स्पॉन्डिलोसिस का चेंजेस आ जाते हैं। तो ये सर लोअर बैक में जो गैप होता है उसका रीजन क्या है, क्यों होता है? ये गैप क्या है? अपने जब मैं वीडियो में बताया था ना, दोनों के बीच में लॉक रहता है। हड्डी के एक 32 हड्डी रहते हैं अपने बैक में, मतलब वो 32 हड्डी एक को एक इंटरलॉक रहते हैं, एक को एक लॉकिंग रहता है, लॉकिंग सिस्टम रहता है। उसके वजह से एक के ऊपर एक ही रहते हो, आगे पीछे नहीं होते। वो दोनों के लॉक के बीच में कुछ गैप आता है ना, तो हड्डी एक के ऊपर एक सरकते हैं, उसको स्पॉन्डिलोलाइसिस बोलते हैं। लाइसिस, स्पॉन्डिलोसिस में स्पॉन्डिलाइसिस। तो लाइसिस होने के बाद वो आगे सरकता है ना, वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होता है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं। तो गैप आने का कोई रीजन नहीं है, एक तो गिर के फ्रैक्चर होके गैप आ सकता है, या तो एक कंपलसरी अपने को बाय बर्थ में होता है।
जी। वो थोड़े लोगों को 25-30 साल के बाद उसके सिम्टम्स बाहर आते हैं। एक अगर आप वेट गेन करते हैं ना तभी आते हैं, या आप कोई उसको स्ट्रेन करते हैं बैक में, जैसा सचिन तेंदुलकर को भी वो गैप है तो इसमें अपने स्पाइन में, वो जब वो शॉट घूम के शॉट मारते थे ना, पुल शॉट मारते थे, तो तब उसको 30-32 साल में उनको बाहर निकला। उसके लिए वो वेट कम किए, फिर वो बैक मसल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग करके उसको वहीं पे रोक दिया। तो ये स्पाइन रिलेटेड जो भी डिजीज है सिर्फ एज बढ़ने पर ही आते हैं या उससे पहले आते पहले कह सकते हैं, अगर कोई ऑटोइम्यून डिसीज होता है तो फिर छोटे छोटे बच्चों में भी दिखाई देता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस बोल के कौन से एज में भी आ सकता है। जो बोन्स का जॉइंट रहता है ना, जॉइंट्स पूरा खराब होता है उसमें, तो अपने बोन सेल्स ही जाके वो जॉइंट्स को डैमेज करके स्टिफ हो जाता है, उसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। तो इससे कैसे बचाया जा सकता है? उसको तो हम बचा नहीं सकते, एक बार अर्ली उसको डायग्नोसिस करना है। अर्ली डायग्नोसिस करना है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है, उसके वजह से उसको थोड़ा फिजियोथेरेपी है, उसके थोड़ा ट्रीटमेंट है, वो कंटिन्यूस 5 साल 4 साल कंटिन्यूस लेता है जी। तो उससे अपने बोन्स को बचा सकते हैं, बोन को बचा के उसको एक्सटेंड कर सकते हैं डिसीज। ये जो लोअर बैक पेन है या स्पाइन रिलेटेड डिजीज है, उसमें यंग जनरेशन को भी होने के चांसेस है। यस यस जी। वो हमारे बैड पोस्चर की वजह से। बैड पोस्चर, अभी जो कंप्यूटर में कंटिन्यूस बैठते हैं 20-25 मिनट 4 घंटे में बैठ रहे, उसके वजह से उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा गिर के और ये प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। उसको एर्गोनॉमिक्स कहते हैं, मतलब हम काम करते जगह कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे कंप्यूटर को देखना है, अब कैसे अभी हम सर्जरी करते हैं सर्जन को कैसे सर्जरी करना है, उसको सब एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। उसको अगर हम करेक्ट कर लेते हैं तो बैक पेन आने के चांसेस कम होते हैं। डिसिप्लिन पहले सीधे रखना है। डिसिप्लिन स्ट्रेट बैठना है, 90-90 पोजीशन बोलते हैं, और वो पोजीशन अपने को ये करना है, तो इससे अपने को बैक पेन या नेक पेन नहीं आता है। बोन डेंसिटी टेस्ट हर किसी करवाना जरूरी है या नहीं? 40 साल के बाद ऑटोमेटिक बोन्स वीक होते हैं, तो उसके वजह से बोन डेंसिटी करवाया जाता है, देखने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग है बोन। कैल्शियम अलग, बोन डेंसिटी अलग। सीरम कैल्शियम बोल के करते हैं, वो अलग है। बोन डेंसिटी बोले तो कैसा अपने आरसीसी डालते समय जो सला के डाल के रखते हैं ना, बोन वैसा रहता है। वो जो कैल्शियम आके उसमें भरता है ना, वो आरसीसी जो सीमेंट और रेती डालते हैं ना, वो कैल्शियम वो काम करता है। उसका एक फ्रेमवर्क रहता है बोन का, जैसे आरसीसी डालते समय अपने सलिया रहता है ना, वैसा एक फ्रेमवर्क रहता है। उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। अगर कैल्शियम कम होता है और ये वीक होता है, बोन्स के अंदर से कैल्शियम कम होने का ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस वो सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस बोले तो ये बोन ही वीक होता है, उसका फ्रेमवर्क ही वीक हो जाता है। वो जो फ्रेमवर्क रहता है वही वीक होता है। कैल्शियम डिपॉजिट रहे तो भी मेन फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहता, वीक हो जाता है। वो यूजुअली ओल्ड एज में होता है, जब ईस्ट्रोजन कम होता है। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, वो जो 50-55 साल के वुमेन्स रहते हैं, उसमें ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से फ्रेमवर्क वीक होता है। कैल्शियम अगर सफिशिएंट बोन में रहा तो भी, बोन वीक रहा तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो बोन का डेंसिटी बीएमडी देख के उसको बोन डेंसिटी बढ़ाना है। तो क्या करते हैं, बीएमडी लो है बोलते हैं, कैल्शियम स्टार्ट कर देते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट से कुछ होता नहीं, ऑलरेडी हम इना फूड खाते हैं जिसमें कैल्शियम रहता है। रेगुलर जो फूड रहता है अपना, उसमें कैल्शियम रहता ही है। वो जाके डिपॉजिट करने के लिए फ्रेमवर्क चाहिए, वो फ्रेमवर्क को बढ़ाने के लिए भी ट्रीटमेंट है। तो फ्रेमवर्क कैसा स्ट्रांग रहेगा, तो 30 साल के अंदर जो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जितना हम एक्सरसाइज करते हैं, जितना उसको स्ट्रांग बना सकते हैं, फ्रेमवर्क को 30 साल के अंदर ही होता है। 30 साल के बाद तो डिजेनरेट होते जाता है और जो फ्रेम वीक होते जाता है बोन का। तो बीमारी आने से पहले इसको बचा के रखना। 30 साल तक हम एक्सरसाइज करेंगे ना, वो 40-50 साल तक तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। अगर हम 20-30 साल में कोई एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ फोन देख रहे, घर में सो जा रहे, वो एक्टिविटी नहीं है, तो वो वीक और फ्रेमवर्क हो जाता है। वो जाके 40 साल में वो पूरा वीक हो जाता है, तो जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस को आगे ढकेलने के लिए 30 साल के अंदर बच्चों को एक्सरसाइज कराना है, उनको बोन्स स्ट्रांग करवाना है। धूप में लेके जाके 10-15 मिनट अर्ली मॉर्निंग, जो फजर का धूप बोलते हैं, जो सुबह सुबह जो रात का धूप रहता है, या शाम का धूप जो सूरज ढलता धूप रहता है, वो 10 मिनट उसमें अल्ट्रावायलेट रेस रहते हैं, जिससे अपने को विटामिन D3 मिलता है। वो विटामिन D3 कैल्शियम को जाके फ्रेमवर्क में डिपॉजिट करता है। तो ये आरसीसी पक्का हो जैसा फ्रेमवर्क प्लस कैल्शियम डालने के बाद आरसीसी स्ट्रांग हो सकते। दोनों भी रहना, कैल्शियम भी रहना
बोन फ्रेमवर्क भी स्ट्रांग है, यानी विटामिन डी भी होना है अपने को, कैल्शियम कैल्शियम भी होना, बोन का फ्रेमवर्क भी ठीक होना है। बोन का फ्रेमवर्क कोई टैबलेट से ज्यादा स्ट्रांग नहीं कर सकते। 30 साल के अंदर जो फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं उससे एकदम स्ट्रांग बनता है। उसको डिजेनरेट होने के लिए, उसको खराब होने के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर हम उसको डेवलप नहीं करते 30 साल के अंदर तो वो जल्दी खराब होने का चांस रहता है। तो 30 ईयर से पहले अपने को एक्सरसाइज करना है, वेट रिड्यूस करना है, वेट आइडियल करना है, वॉकिंग करना है, मसल्स को डेवलप करना है, तो इससे आपका बोन स्ट्रांग होता है। और अच्छा प्रोटीन फूड भी अच्छा खाना है। पेन किलर स्पाइन प्रॉब्लम्स के लिए सेफ है या लॉन्ग टर्म लेने से उसका कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है? डेफिनेटली पेन किलर्स लॉन्ग टर्म लेना और सभी को नुकसान होता है, किडनी पे इफेक्ट करता है ये। तो लॉन्ग टर्म पेन किलर का तो कोई रोल नहीं है अपने साइंस में। हम जो पेन किलर क्या करते हैं, जो डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम है पहचान नहीं पा रहे, वो लोग वो पेन किलर देके उसको आगे ढकलते हैं। अब मेन अपना कंसल्टेंट का काम क्या है, उसको डायग्नोसिस करना, क्यों ये पेन हो रहा है, बीमारी क्यों है, पेन क्यों हो रहा है, उसको डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करेंगे तो पेन किलर का ज्यादा रोल नहीं है। पेन किलर तो अक्यूट देते हैं, अगर एकदम सडनली पेन होता है तो एक टेम्पोररी अपने को डायग्नोसिस करे तक जो अपने को पेन कम करना है वो पेन किलर देते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरे को बैक पेन है बोलते पेन ले रहे, कंटिन्यू करे। थोड़े लोग तो 4-4 साल 5-5 साल से वो ली नहीं और पेन किलर नहीं खाए तो नींद ही नहीं हो, वो डायग्नोसिस नहीं करे, वो ना तो एक्सरे लेते हैं ना तो डॉक्टर को दिखा के डायग्नोसिस नहीं करते, ट्रीटमेंट करते। सेल्फ ट्रीटमेंट इज वेरी डेंजरस जी। वो डायग्नोसिस करने के बाद कुछ भी करो, गूगल कर लो, गूगल में डायग्नोसिस डालो, अपने आप ट्रीटमेंट मालूम हो जाता है। मतलब विदाउट डायग्नोसिस ट्रीटमेंट नहीं लेना, गलत है, गलत है, इट्स वेरी डेंजरस। तो हमारी किडनी को खराब करने किडनी हो जाता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज करता है, जैसे एसिडिटी होता है, अल्सर होता है उससे। तो आइडिस भी नहीं लेना, नहीं वो नहीं लेना। अभी आपको रात में दर्द होता है एक दिन के लिए ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस वही टैबलेट ले रहा हूँ, वो बगैर टैबलेट से हमको नहीं चल रहा हो तो गलत है। तो पहले अपने को कुछ भी हो डायग्नोसिस करना है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास डायग्नोसिस करना है, क्यों होना है, क्यों हो गया, उसका ट्रीटमेंट करना है। जड़ काटना है अपने को, ब्रांच नहीं, जी तो जड़ से निकालना, खत्म करना। थोड़ा लॉन्ग टर्म रहा तो जड़ से ही चार जाना है अपने को। 4 दिन में कम होना, 5 दिन में कम होना, ऐसा नहीं होता जी। पेन किलर के सिवा 4-5 दिन में नहीं कम होगा। परमानेंट जाना है तो थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रहेगा, कोर्स कंप्लीट करना। तो स्पाइन की जो सर्जरीज होती है उसका कॉस्ट कितना होता है? स्पाइन में बहुत तरीके के सर्जरी होते हैं। एक तो स्लिप डिस्क होके हर्निएशन आता है, वो जाके नसों पे और दबा के पैरों में जो झुंझुनाहट होता है या वीकनेस होता है तो उसे हम स्लिप डिस्क विथ रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। रेडिकुलोपैथी मतलब पैर ऐसा जो बोलते हैं ना, सियाटिका, जो कॉमन वर्ड में सियाटिका लोग बोलते हैं, वो पैरों में एकदम ऐसा ये मारे जैसा, शॉर्ट मारे जैसा रहता है। तो उसको पहले फिजियोथेरेपी वगैरह देते हैं, थोड़ा रेस्ट देते हैं। 15 दिन 2-3 महीने के बाद अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो डिस्क सर्जरी करते हैं। जो डिस्क बाहर निकला है उसको निकालने का काम करते हैं। वो अभी पहले के जैसा नहीं रहा। अभी एंडोस्कोपी बोले तो 1 इंच के इंसिशन में वो हम निकाल सकते हैं। उसमें लेजर भी आए हैं। तो पहले तो ओपन करके पूरा बोन निकाल के वो डिस्क निकाल देते हैं। बोन निकालने का जरूरत नहीं, वो होल डाल के उसमें एक मशीन डाल के उससे निकालते हैं। अगर निकालना भी नहीं होता, छोटा है, तो उसको लेजर से भी उसको ये कर देते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो उसका कॉस्ट वेरी करता है। बीदर जैसे शहरों में बहुत ही कम रहता है, हैदराबाद में ज्यादा रहता है। बीदर में ये डिस्क सर्जरी एक 50 से 80 हजार के बीच में कंप्लीट पैकेज हो जाता है। यही सर्जरी जो हैदराबाद जाते हैं, मेट्रोस में जाते हैं, 1.5 लाख के ऊपर करते हैं। वो वेरी करता है हॉस्पिटल में, वेरी वो करता है हॉस्पिटल में, वेरी करता है जी। तो नेचुरली बीदर में कम होता है। अब हम अब तक 10,000 के ऊपर सर्जरी करें, सबको सेम रिजल्ट अच्छा मिला है, सब लोग खुश है। ऐसा नहीं कि बड़े शहरों में जाके करवाना है, वैसा कुछ नहीं। एक्सपर्टीज पे जो रिजल्ट्स है, एक्सपर्टीज पे। ऐसा नहीं कि बड़े गांव में करे तो ठीक होता, ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है, एक अंधविश्वास है लोगों, गलतफहमी। हॉस्पिटल बड़ा है तो कुछ नहीं। वो एक आप पास्ट हिस्ट्री देखिए डॉक्टर की, कितने सर्जरी करे, पूछ लेके उसमें सक्सेस रेट क्या है देख लेके करवाना। वो हॉस्पिटल कोई मायने नहीं रखता, बस फैसिलिटी चाहिए उसके लिए। जो बीदर में काफी बढ़िया फैसिलिटीज हो गए अपने पास, बीदर में कहीं पे जाना जरूरी नहीं जी। तो स्पाइन के प्रॉब्लम्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं?
अवॉइड मतलब यही बोला ना, एक तो फिजिकल एक्टिविटी रहना है, पहले एक्सरसाइज करना पहले एक्सरसाइज करना है जी, और वेट को कंट्रोल में रखना है, जंक फूड अवॉइड करना है। ओवरवेट नहीं होना, ओवरवेट हुआ तो फिर आप ऑटोमेटिक अपना स्पाइन प्रॉब्लम आते हैं, जी, तो उसको अवॉइड करना है। ओबेसिटी से बच के रहना ओबेसिटी एक मेजर प्रॉब्लम है, ओबेसिटी और ऑस्टियोपोरोसिस, जी, ये दो चीजों से बहुत बचना है। एक्सरसाइज ओबेसिटी से बचना है। तीसरा करना है। जी, हमारा जो आज का जो माहौल हो गया, माहौल हो गया है, सिर्फ फास्ट फूड पे चल रहा है, Junk 10 food, मिनट fast के food। जंक फूड, फास्ट फूड, जी। उस पे चल रहा है। उसके वजह से वेट ज्यादा बढ़ रहा है, केमिकल्स बहुत खा रहे हैं। टेस्टिंग को हाँ, जो टेस्ट है वही टेस्टी फूड है, वही खा रहे हैं, जो अच्छा फूड नहीं खा रहे हो। जी, और उसके वजह से ये सारे सब प्रॉब्लम आ रहे हैं स्पाइन के ऊपर, हमारी करंट लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा इफेक्ट करे अपने स्पाइन पे। स्पाइन पे इफेक्ट कर रहा है। जी, तो अपने को पहले एक्सरसाइज, दूसरा ओबेसिटी से बचना है, तीसरा कैल्शियम के अच्छे फूड लेना है, अच्छा फूड लेना है, सन एक्सपोजर करना है, सुबह में बाहर निकलना है, जी। आउटडोर गेम्स खेलना है। जी, तो इससे अपना स्पाइन और स्ट्रांग रहता है, बोन स्ट्रांग रहेंगे, घुटने स्ट्रांग रहेंगे, जी, ऑल जॉइंट्स भी सपल बोलते हैं, एकदम फ्लेक्सिबल रहेंगे। फ्लेक्सिबल। अक्सर तो अभी बच्चे क्या कह रहे, सिर्फ फोन में लगे वाले। हाँ, फोन है, Exercise घर में फोन है, एक्सरसाइज छोड़ दे, अभी इंडिपेंडेंट हो गए सब, अपना अपना फोन। अब टीवी का भी जमाना चले जा रहा है, सब फोनों में अपने आप बिजी थे। पहले जमाने में 10 घर मिलके एक घर में टीवी देखते थे, जी, बाद में क्या हुआ, 5-6 लोग मिलके घर में टीवी देखना चालू करे, उसके बाद इंडिपेंडेंट रूम में 2 लोग मिलकर टीवी देखना चालू करे। अब तो इंडिपेंडेंट हो गए, एक एक मोबाइल आ गया और इंटरनेट आ गया, से अपना अकेलापन ज्यादा बढ़ रहा है, जी, उससे अपने मेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत हो रहे हैं अकेलेपन में। एक्सरसाइज छूट गई, एक्सरसाइज तो छूट गया और मेंटल प्रॉब्लम बहुत effect पड़ रहा है। मेंटल इफेक्ट भी हेल्प कर रहे हैं जी, कि अलग अलग रह रहे लोग, किसी से बात नहीं कर रहे, चिड़चिड़ापन बहुत हो रहा है। ये सब अपने को अवॉइड करना है। सब जो पहले का जो ज्वाइंट फैमिलीज रहते थे, पहले का जो माहौल था वही अच्छा है, फिर से लेके आना है उसको। फिर से आएगा वो साइकिल रहता है। जब अभी लोग पहले जब हम जब छोटे थे तब बीपी, शुगर, ये सारे प्रॉब्लम्स सब अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा थे। जी, तो अब वो लोग होशियार हो गए, वो लोग अपने आप संभाल रहे, जिम जा रहे, वो लोगों को अभी अवेयरनेस आ गया है। अब वो छोटे स्लोली आते 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 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में आ रहे हैं, रूरल में आ रहे हैं। अभी अब दुख से कहना चाह रहा हूँ कि 10 लोगों के बीच में 8 लोगों को बीपी शुगर हो गया। ये खेड़ों की बात कर रहा हूँ, विलेजेस में। जी, जी, पहले विलेजेस में लोग काम करते थे, साइकिल पे जाते थे, अब हर एक के बाद 2 व्हीलर हो गए, हर एक आदमी बैठ के सब कुछ करना चाह रहे हर हैं, कोई आराम देख रहा है। आराम देख रहे हैं। सब लोग अर्बनाइजेशन मतलब सब बड़े बड़े शहर में चले जा रहे हैं, और जो कम फिजिकल एक्टिविटी रहे काम कर रहे, मतलब वो वैसे नौकरी ढूंढ रहे हैं जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी ना हो। अच्छा, तो उसके वजह से बहुत सारे डिसीजन ज्यादा हो रहे हैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा तो फिर से हम साइकिल, अभी बहुत सारे लोग साइकिल क्लब बनाए, साइकिल फिर से स्टार्ट हो गए। जी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं साइकिल पे जाओ, साइकिल पे कॉलेज जाओ या साइकिल पे नौकरी को जाओ बोल के चल रहे हैं, बड़े गांव में भी चल रहे हैं। अभी डेडिकेटेड लेन्स बनाए साइकिल्स के लिए, जी, तो वो लेन उसको छोड़ रहे साइकिल से। वो एक फिर से वो आएगा। कुदरत अपने आप को बचाता है, कुदरत क्या करता है, बैलेंस करते जाता है। जी, जब भी कुछ ज्यादा होता है तो कुदरत उसको बैलेंस कर देता है। लाइफस्टाइल की वजह से हमारा इंडिया कैपिटल बना डायबिटीज के लिए। अभी हमारे 140 करोड़ लोगों में से कम 90 लाख लोगों को ये है, 90 करोड़ लोगों को डायबिटीज, शुगर या थायराइड या कुछ ना कुछ है। तो हेल्दी पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। जो लोग डायबिटीज की वीडियो नहीं देखे, हमारे प्लेलिस्ट में है डायबिटीज के बारे में डिटेल वीडियो, आप जाके देख सकते। तो सर, हमारे जो स्पाइन रिलेटेड डिजीज है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जैसे कि फिजियोथेरेपी है, कपिंग थेरेपी है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर? फिजियोथेरेपी कैसा है, ये स्टेजेस पे है। ये स्पाइन के प्रॉब्लम जो है स्टेज 1, 2, 3, 4 है। स्टेज 1 पे माइल्ड पेन रहता है, आपको स्टिफनेस रहेगा, आपको थोड़ा झुकने में तकलीफ रहेगा, वो रेस्ट से और फिजियोथेरेपी से कंप्लीट क्योर होता है जी, और उससे बढ़ के सेकेंड स्टेज में अगर जाता है स्पाइन के प्रॉब्लम, उसको थोड़ा एडमिशन रख के, थोड़ा आईवी एनालिसिस देके, और नेक्स्ट स्टेज में फिजियोथेरेपी के साथ आईवी कीवी देके 4-5 दिन एडमिट करके करना रहता है। उससे ज्यादा स्टेज जाता है तो फिर डिस्क सर्जरी पे जाता है, उसके 3rd स्टेज में। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के लिए फिजियोथेरेपी, रेस्ट, फिजियोथेरेपी, कपिंग मेडिकेशन बेस्ट है। जी, मेरे पास एक पेशेंट आए थे, इसको लोअर बैक पेन था बहुत सारा,
तो पेन किलर ले रहे थे, कपिंग थेरेपी करा मैंने 2 से 3 सेशन, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा क्योर है। नहीं, वो रेस्ट से हो जाता है, वो जी। रेस्ट और ये जो सारे जो रहते हैं ना, जी। जो असिस्टेड ट्रीटमेंट रहते हैं असिस्टिव, जी। उससे 90% लोग ठीक हो जाते हैं। वो डिस्क सीवियर नहीं रहना, मतलब वो कैनाल 50-60% से ज्यादा ब्लॉक नहीं रहना स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद सर्जरी उसके बाद तो कुछ नहीं बचता, अगर हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो अपन पैरों में का ताकत खो जाता है। जी, नीचे का लोअर तो पार्ट। देख के करना, अपन उनको कम हुआ मुझे कम हुआ कंपैरिजन नहीं, हर एक डिसीज स्टेज रहता है। जी जी वो या तो डॉक्टर बोलेगा या आपको या एमआरआई करने पे पता चल जाएगा। तो अपने आप से कुछ भी मत सोचो, अपने आप से नहीं नहीं ये कम हो जाएगा, स्पाइन सर्जरी करने से अपाइज होता है, वो सब वो पुराने ख्यालात है। अभी बहुत सारे लोग सेम डे चल रहे हैं, जी पहले 10 इंच का इंसिशन रहता था, अभी 1 इंच में ही सब हो रहा है सेम डे। अभी विदाउट एनेस्थीसिया भी डिस्क सर्जरी कर रहे हैं, जी जी। लोकल में भी कर रहे हैं। तो ज्यादातर इफेक्ट पड़ेगा कुछ रिस्क नहीं, अभी 100% गारंटी के साथ और विदाउट एनी रिस्क स्पाइन सर्जरी हो रही है। बिहार में तकरीबन 10,000 स्पाइन सर्जरी करें 22-25 साल में। जी जी काफी सारे लोग खुश हैं। जी। ये अभी वो उसका हमारा सक्सेस रेट में बोल सकता हूँ शायद से 95% के ऊपर है। जी। जिम करते टाइम वेट लिफ्टिंग, ओवर लिफ्टिंग करके बॉयज अपनी लाइफ, अपनी स्पाइन को खराब कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? जिम में अंदर इंस्ट्रक्शन करना है आपको, एक ट्रेन इंस्ट्रक्टर बोल के रहता है, उसके इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही करो। आप जाके मैं कर लेता हूँ ऐसा नहीं रहता, इंस्ट्रक्शन से करना है आपको। आप जाएंगे विदाउट वार्म अप सडन कुछ वजन उठाएंगे, पहले दिन में 10 किलो उठाऊंगा 20 किलो उठाऊंगा, तो उससे डिस्क प्रॉब्लम होना ही है। और ओवर इंथुसियास्टिक नहीं होना, उन्होंने उतना डेवलप किया मसल्स में, इतना डेवलप कंपैरिजन में नहीं जाना। अपने बॉडी को जितना चाहिए उतना करना है, उसको टाइम लेना है। मैं 6 महीने में डेवलप करूंगा, 3 महीने में डेवलप करूंगा, तो होने वाला नहीं है। उसमें इंजुरीज हो जाते हैं, परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं। कई बच्चे भी परमानेंट हो गए ओवर लिफ्टिंग की वजह से लोअर बैक डैमेज हो गई और घर में पड़े आने लगे। करेक्ट है वो, मतलब ओवर इंथुसियास्टिक, उनको गाइडेंस नहीं है, दूसरों का देख के करने जाते हैं ना, तो उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो अपने को एक गाइड के अंडर गाइडेंस करना है और ओवर लिफ्टिंग करना है। यस यस जी। ओवर लिफ्टिंग मतलब स्लोली इंप्रूव करना है, पहले 2.5 किलो 5 किलो 7 किलो 10 किलो ऐसे करना है। मैं एक ही दिन विदाउट वार्म अप 10 किलो उठाऊंगा तो सडनली सीवियर प्रॉब्लम होगा। और लोगों के माइंड में मिथ्स बैठे रहे हैं कि ऑपरेशन कराने के बाद अपने को परमानेंटली बेड पे रहना पड़ेगा। नहीं, वो पहले जमाने में वो पूरा खोल के करते थे ना, आजकल कुछ नहीं है, डायग्नोसिस ठीक से हो रहा है, एमआरआई नहीं था पहले, तो लेट करते थे लोग सर्जरी करने के लिए। आज उनको प्रॉब्लम होता था 5 साल के बाद सर्जरी करते थे, तो उसमें रिजल्ट ठीक नहीं। अभी लोग इमिडिएटली करवाएंगे तो एक ही दिन का प्रॉब्लम है। जितने लोग हैं जो एक ही दिन में घर वापस चले, मतलब जितना जल्दी करोगे उतना ठीक रहता है। लोग देखेंगे बोल के बहुत दिन टालते हैं उसको, चाहते हैं 5-5 साल पहले से लोग भी हैं, और यह टाल के पूरे पैरों में का ताकत जाने के बाद आके सर्जरी करवाओगे, तो ऐसा लोगों में तो रिजल्ट खराब रहेंगे। खराब होना ही है। तो अपने को जब मालूम होता है अंडर गाइडेंस, आपको अगर किसी पे डाउट है या आपको सेकंड थर्ड ओपिनियन ले लीजिए। लोगों का मत सुनो, जो एक्सपर्ट्स है उनका सुन के काम करो। जो आजू बाजू घर वाले बोलते हैं नहीं ये सर्जरी करे तो आपको काम करने नहीं आता, वजन उठाने नहीं आता, बेड जो कॉमन लोग बात करते हैं उनका नहीं सुना। एक्सपर्ट ये कि 5 एक्सपर्ट का ओपिनियन लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं, उससे आप डिसीजन पे आएंगे। अब कैसा होता है, उन्होंने एक बोलता है इन्होंने बोलता है, सुना नहीं। तो जो कॉमन आदमी बोलता है वो कॉमन एक्सपीरियंस से बोलता है। जैसे हम बोलते हैं अब हैदराबाद जाते समय कल 2-3 एक्सीडेंट हो गए, मतलब हमको होना मुमकिन नहीं, तो लोग बोलते रहते हैं कल जाते समय एक्सीडेंट हो गया, कैसा उसमें कोई मतलब ही नहीं है, ड्राइवर पे डिपेंड करता है। तो हमको सीधा जाना है 70-80-100 स्पीड में जाना है, 200 स्पीड में जाएंगे तो होता ही है, कॉम्प्लिकेशन तो होना है। अगर हम केयरफुली करेंगे, अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस कुछ भी करेंगे तो साइंस को मान के चलना है। अभी वो लोग बोले, ये लोग बोले, थोड़े लोग दवा दिए, वो करे, थोड़े लोग तावीज बंधे, ऐसे सब बहुत सारे मिथ्स है हमारे कंट्री में। वो सारे लोग, पहले क्या था, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं था, एक न्यूरोसर्जन चाहिए तो हैदराबाद में जाके 2-3 वेट करना पड़ता था। अभी सारा फैसिलिटी आपके विदर्भ में मिल रहा है, तो वो ये सब साइंस को मान के चलना। 99% साइंस आपको नुकसान नहीं करता। साइंस छोड़ के हम जो दूसरे सोचते हैं वो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान इफेक्ट करता है, और उसके लिए टाइम लगता है, और जितनी देर के बाद अपन सर्जरी करेंगे रिजल्ट खराब हो जाएगा। स्पाइन के प्रॉब्लम्स जेनेटिक्स से होते हैं
या हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा होते हैं? जेनेटिक थोड़ा कम होता है, 1 लाख में 10 लोगों को होता है जेनेटिक्स की वजह से। एक एक वर्टिब्रा ही नहीं रहता, 32 रहने का 30 रहता है, या जेनेटिक्स की वजह से स्पोलियोसिस बोलते हैं था, अपना जो स्ट्रेट स्पाइन रहता उसमें कर्व रहते, सी शेप के कर्व रहते, तो टेढ़ा मेढ़ा चलते लोग, और उसकी वजह से हाइट भी कम रहता है। स्पोलियोसिस बोलते हैं, वो सब जेनेटिक है, वो हेरिडिटी आते हैं। बहुत सारे स्पाइन प्रॉब्लम अपने खुद के बनाए हुए, जेनेटिक्स के कम है, जेनेटिक्स से कम है, बहुत कम है। 1 लाख में 5 या 10 लोगों को होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से कम है और हमारी लाइफस्टाइल से ज्यादा। और लाइफस्टाइल में हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बड़े बैग लगा कर दिया जा रहा है हाँ, स्कूल को भेजा जा वो रहा है। एकदम स्ट्रेन हो रहा है बैक में जी वो थोड़ा अवॉइड करना है उसको। एर्गोनॉमिक्स बोल के जो बोल रहा था, जी उनको बैग कैसा देना है क्या है, उसमें सब साइंस है। वो जी जी। साइंस के हिसाब से दोगे तो कुछ ओवरवेटेड बैग दे दिया जा रहा है बच्चों को। वो अब ठीक है, वो रोज उनको 3-4 बुक्स दे दो पढ़ने के लिए, बाकी सारा स्कूल में रख सकते हैं। जी हर दिन उतना बुक्स आना लेके जाने में बच्चों को स्ट्रेन हो रहा है। जी जी। तो थोड़े 2-3 या 4 बुक आज पढ़ने के लिए दे दो, उतने पढ़ के लेके आएंगे, वहां पे उन पे कवर देके वहाँ स्कूल में रखना जी। उचित है। थैंक यू सो मच सर, आपने स्पाइन रिलेटेड सारे इंक्वायरीज हमारे लिए दे दी और स्पाइन से बचने के लिए भी हमारे अच्छा खासा मटेरियल दे दिया। थैंक यू सो मच। वही अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे फोन नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी अपना सजेशन ले सकते हैं। और एक नया एक फैसिलिटी ओपन की है, अगर कोई आपको सर्जरी एडवाइस करता है या कोई सर्जरी बोलता है तो अपने पास सेकेंड ओपिनियन व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया जाएगा, स्क्रीन पे ऊपर नंबर दिया जाएगा, वो नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो सेकेंड हैंड ओपिनियन आपको फ्री मिलेगा, फोन पे ही फ्री मिलेगा जी। वो एक नया फैसिलिटी स्टार्ट किया। अगर दिल में शक है तो दूसरा ओपिनियन ले सकते हैं। 4-5 एक्सपर्ट का ओपिनियन लीजिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। जी ये जो कॉमन लोगों का बात सुन के जो करना है वो उसमें गलत बात है। एक्सपर्ट्स जो 5 लोगों में 4 जो एक्सपर्ट बोलते हैं वो सच रहता है।